नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि डेंगू फीवर जो है क्या। तो डेंगू फीवर जो है एक वायरल इलनेस है, एक वायरस से होता है। अब इस वायरस को जो है मच्छर जो है इस वायरस को लेके और हमारे बॉडी में जो है ट्रांसफर कर देता है और फिर ये वायरस जो है बहुत सारे सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करता है। तो ये मच्छर जो है एक वेक्टर है, इसका एक तरह से बोल सकते हैं कि एक जरिया है और मेन जिससे होता है वो वायरस होता है। अब 4 तरह के वायरस होते हैं डेंगू वाले। तो पहला है डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। अब ये जो चारों तरह के हैं कि अगर किसी को भी एक बार अगर डेन 1 का वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो उसको जो है दोबारा अब डेन 1 उसी जो डेन 1 का इन्फेक्शन नहीं होगा, मतलब उस डेन 1 वायरस से वो लाइफ लॉन्ग के लिए इम्यून हो गया। तो अब अगर उसको इन्फेक्शन दोबारा होता भी है तो डेन 2 वाले से होगा, 3 या 4 से होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे लाइफ टाइम में किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम 4 बार डेंगू का इन्फेक्शन हो सकता है, चारों अलग अलग वैरायटी से, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। अब जैसा कि देखिए कि ये वायरल इलनेस है तो वायरल वाले जितने भी फीचर्स होते हैं, जो वायरल इलनेस के जो मैक्सिमम फीचर्स जो सब में मैच करते हैं वो इसमें भी मिलेगा। जैसे कि हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द मिलेगा, आपको हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, आपका मसल पेन होगा, जॉइंट्स पेन होगा, बोन पेन होगा। तो ये सब जो है वायरल इलनेस में मोर और लेस सारे वायरल इलनेस में मिलते हैं। बट कुछ जो है स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो ये डेंगू में मिलता है, जैसे कि रेट्रो ऑर्बिटल पेन। ऑर्बिट मतलब होता है ये आंखों का ऑर्बिट, रेट्रो मींस कि पीछे, तो लगेगा कि यहां पे जैसे दर्द कर रहा है, तो रेट्रो ऑर्बिटल पेन। कुछ स्किन रैशेज मिलेंगे आपको, जो कि हम बोलते हैं कि हेमरेजिक जो रैशेज होते हैं वो स्किन पे आपको मिलेंगे, पर पूरा बोलते हैं या एक तरह से हम बोले इकाइमोसिस बोलते हैं, वो मिल सकता है। हेडेक जो है बहुत ज्यादा सीवियर होगा, बाकी वायरल में भी होते हैं बट इसमें बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक होगा। और जो है नौजिया मिलेगा, मतलब आपका जी मिचलाएगा, वोमिटिंग हो सकता है। तो ये सब सारे फीचर्स मिलते हैं आपको खासकर जो है डेंगू फीवर में। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारी जो अभी बात हो रही है वो डेंगू फीवर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके आगे मिलेगा डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं डेंगू फीवर के बारे में, जो कि 90% बोले 90% जो केसेज होता है यही होता है। वो जो है 5 to 10% केस डेंगू हेमरेजिक फीवर का या डेंगू शॉक सिंड्रोम का होता है। अब हम आते हैं कि इसको कैसे डायग्नोज करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं अदर जो फीवर का जो कारण होता है, जो बैक्टीरियल कारण या वायरल कारण, उससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि फीवर हो गया, साथ में जो है चिल्स हो गया, शरीर में दर्द हुआ, हेडेक हुआ, ये बहुत सारे जो कारण है फीवर के उसमें भी ये मिलता है। तो इसके कुछ खास कारण को हम पहले देखेंगे कि हेमरेजिक स्पॉट्स मिल रहा है कि नहीं, जो कि हम परपूरा या बोलते हैं इकाइमोसिस मिल रहा है कि नहीं। दूसरा हम देखते हैं कि हेडेक बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तीसरा हम देखते हैं कि ये रेट्रो ऑर्बिटल पेन हो रहा है या नहीं, मतलब बोन्स में बहुत दर्द होता है इसीलिए ब्रेक बोन फीवर है। तो कुछ चीज़ें अलग है। और अदर वायरल जो इलनेस है उससे एक और डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स है कि अदर वायरल इलनेस, सपोज कि आपको कोल्ड हुआ, फ्लू हुआ, सर्दी खांसी सीजनल जो वायरल होता है, या इवन कोविड होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है रनिंग नोज या सर्दी खांसी जैसा रहता है, जुकाम। बट यूजुअली डेंगू में हमको ये देखने को नहीं मिलता है, ये वाला सिम्टम्स, सर्दी खांसी जुकाम वाला सिम्टम्स यूजुअली नहीं रहता है। तो डायग्नोसिस जो होता है NH1 जो है, NH1 एंटीजन टेस्ट कराते हैं। NH1 मीन्स कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है 1, इसका हम टेस्ट करते हैं। 7 दिन के अंदर ये अब जो है पॉजिटिव आ जाएगा। मान लीजिए कि आपका बुखार 7 दिनों से ज़्यादा है तो फिर इस टेस्ट को आप नहीं कराएं। और क्या टेस्ट करा सकते हैं, 4 दिनों के बाद, जब से पहला सिम्टम आया उसके 4 दिनों के बाद से जो है आपका एंटीबॉडी IgM आना शुरू हो जाता है। तो अगर IgM एंटीबॉडी आना शुरू हो गया तो इससे जो है कि हम एंटीबॉडी का टाइटर भी देख सकते हैं कि एंटीबॉडी जो है बना है कि नहीं IgM, इसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डेंगू स्पेसिफिक IgM टेस्ट करा सकते हैं, NH1 टेस्ट करा सकते हैं और CBC कराते हैं। अब CBC में क्या है कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है कमने लगता है, मतलब लोअर साइड में रहेगा या हो सकता है कि और जो है डिक्रीज करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि TLC इसमें जो है मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स जो बोलते हैं वो कम होता है, लेस देन जो है नॉर्मल की तरफ जाता है। और एक चीज देखने को मिलेगा, प्लेटलेट कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्लेटलेट का इसमें कुछ डायग्नोस्टिक में कुछ रोल नहीं है, कम भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। और एक है हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट क्या होता है कि जब भी हम किसी का ब्लड लेते हैं
सपोज वेन से हम ब्लड लिए और उसको एक कांच के ग्लास में हम डालें, कांच के ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में जब हम डालते हैं तो देखते हैं कि प्लाज्मा ऊपर आ जाता है और पैक्ड सेल्स नीचे आ जाता है। तो ये पैक्ड सेल्स कितना परसेंटेज है टोटल का, इसी को हम बोलते हैं हीमेटोक्रिट वैल्यू, हीमेटोक्रिट या पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं कि पैक्ड सेल कितना है टोटल का, लिक्विड प्लस ये जो सॉलिड, मान लीजिए कि ये पैक्ड सेल वॉल्यूम सॉलिड है, तो लिक्विड और सॉलिड का टोटल जो है ये पैक्ड सेल कितना है। तो ये जो है इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये हम रेंज, क्योंकि बाद में जो होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है या शॉक सिंड्रोम, तो फिर ये इसमें चेंजेज आते हैं देखने को, इसीलिए इसको हम बेस लाइन करा के हम रख लेते हैं। और भी एक चीज़ करा सकते हैं कि इसमें हम लीवर इंजाइम्स करा सकते हैं, क्योंकि लीवर इंजुरी होता है और लीवर इंजुरी के चलते जो है आपका SGPT SGOT जो है रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो देखिए ये क्या होता है कि मैक्सिमम 2 to 7 डेज, जैसा कि कोई भी वायरल इलनेस मैक्सिमम केसेज में देखा गया है कि सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब खुद ब खुद ठीक हो जाता है मैक्सिमम 1 से 2 सप्ताह में। तो सेम डेंगू के साथ भी है कि मैक्सिमम केसेज जो हैं, मान के चले कि 90 to 95% जो केसेज है वो जो है खुद से ठीक हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग है। और अगर इसमें देना भी है मेडिसिन तो सिम्टोमेटिक मेडिसिन चलता है, अगर बुखार है तो बुखार की दवा चलेगी, अगर जो है आपका पानी का लॉस हो रहा है, पसीना क्योंकि बुखार का टैबलेट जैसे ही आप खाएंगे तो शरीर से बहुत पसीना निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा, ऐसे भी आपका भूख प्यास कम हो गया है, एपेटाइट कम हो गया है, वोमिटिंग वाला टेंडेंसी आ रहा है, तो पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। किसी भी तरह का जो तरल पदार्थ है जो आपको अच्छा लगता है, नींबू पानी हुआ या राइस सूप हो गया या किसी भी तरह का जो है वेज सूप हो गया, ये ले सकते हैं, या कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या छाछ ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। तो जो भी आपको ORS जो है, ORS तो प्रेफर्ड है कि ORS आप लीजिए, लिक्विड ORS भी आता है वो लीजिए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, मतलब हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन रखिए, और पैरासीटामोल जो है अगर बुखार आया तो खाइए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इसको याद रखेंगे इस पॉइंट को, कि कभी भी पेन किलर नहीं लेना है आपको। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि डेंगू में, सब लोग जानते हैं ये कि डेंगू में प्लेटलेट कमता है, प्लेटलेट कमता है, तो प्लेटलेट के फंक्शन को डिरेंज करता है, ये डिसफंक्शनल बना देता है। ये जो पेन किलर्स है, आइबुप्रोफेन हो गया या जो कोई भी तरह का जो पेन किलर्स है जिसको हम बोलते हैं मेफेनामिक एसिड्स, तो ये सब नहीं लेना है पेन किलर। और इसीलिए मैं ये भी बोलता हूं कि अगर डेंगू का सीजन आ जाता है तो बूढ़े बुजुर्गों को मैं ये भी बोल रहा हूं कि अगर उनको बोन का समस्या, मतलब बोन पेन है या जॉइंट्स पेन है, मस्कुलर पेन है, किसी तरह का पेन किलर अगर खाते हैं तो फिलहाल डेंगू के टाइम में अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर आप पेन किलर खाएंगे तो हो सकता है कि प्लेटलेट के फंक्शन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, और जिसके चलते जो है बहुत सीवियर ब्लीडिंग और बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस और डेथ हो सकता है। और है कि आप एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है, बेवजह एंटीबायोटिक देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मालूम है वायरल इलनेस है और आप एंटीबैक्टीरियल देने का कोई तुक ही नहीं है। और एक चीज़ कि इसमें स्टेरॉइड्स भी नहीं दीजिए, कोई भी स्टेरॉइड्स मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में है, और अगर आप स्टेरॉइड्स लेंगे हो सकता है पेट में जो है गैस्ट्रिक अल्सर वल्सर डेवलप्ड हो जाए, और वहाँ से फिर प्लेटलेट तो कम होता ही है, फिर ब्लीडिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें, नो एंटीबायोटिक्स, नो स्टेरॉइड्स एंड नो पेन किलर्स। चूंकि डेंगू फीवर में फीवर जो है सडन आता है और काफ़ी हाई होता है, मान के चलिए 103 104 तक पहुंच जाता है, तो बच्चों में ये बहुत बार कन्वल्सन जो है, फेवराइल कन्वल्सन, मतलब हाथ पैर जो है ऐंठ देता है या जीभ निकाल देता है, तो ये सडन जो स्पाज्म होता है बॉडी का, कन्वल्सन जो बोलते हैं, वो हो सकता है उसमें। इसीलिए ये भी एक वॉरिशम चीज़ है। तो फीवर कंट्रोल करने के लिए तो आपके पास पैरासीटामोल है, अदरवाइज बच्चे को आप मैक्सिमम जो है रनिंग टैप के नीचे जो है नहा सकते हैं, बोले कि नहाने के लिए बच्चे को। या एक और चीज़ कर सकते हैं कि पहले से ही जो है आप जो एंटी कन्वल्सेंट, दैट इज मिडाजोलम का स्प्रे जो आता है या क्लोबाजाम का जो टैबलेट्स आता है, अपने डॉक्टर से पूछ के आप दे सकते हैं। तो ये बात हुई डेंगू फीवर के बारे में, जो कि मैक्सिमम जो केसेज हैं, एक तरह से बोले तो 90% अप टू 90 to 95% केसेज जो है ये नॉर्मल फीवर होता है, या इवन फीवर भी नहीं होता है। मैक्सिमम केसेज में तो कुछ नहीं होता है, कोई सिम्टम्स नहीं होता है, उनका इम्यूनिटी जो है टेक ओवर कर लेता है, कुछ नहीं होता है, या कुछ परसेंटेज में जो है ये देखा जाता है कि फीवर तक सीमित रह जाता है। मतलब ये सब मिला के जो है 90% का अगर हम मान लेते हैं। बाकी जो है 5 से 10% केसेज में क्या होता है कि यही फीवर जो है प्रोग्रेस कर जाता है डेंगू हेमरेजिक फीवर में, और डेंगू हेमरेजिक फीवर प्रोग्रेस कर जाता है डेंगू शॉक सिंड्रोम में।
अब ये किन लोगों में होता है, तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि ये खास जो अगर ग्रुप्स हैं ये जो काफ़ी वल्नरेबल हैं, जैसे कि अगर किसी बच्चे को अगर डेंगू होता है, लेस देन 1 ईयर का बच्चा है, अगर जो है प्रेग्नेंट फीमेल है और उसको अगर डेंगू हो जाए, अगर जो है ओल्ड एज अगर पेशेंट है, काफ़ी ओल्ड एज है, एक्सट्रीम ओल्ड एज, ओबीज पेशेंट है, और है कि उसका जो है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, और है एक सबसे इंपॉर्टेंट कि उनको पहले कभी डेंगू का इन्फेक्शन हुआ था, वो सबसे ज़्यादा जो है एक तरह से बोले तो हाई रिस्क में आते हैं। तो इनमें चांसेस है कि ये फीवर हुआ डेंगू का और फिर इसके बाद जो है फर्दर इनको आगे बढ़ सकता है ये चीज़ मतलब कि डेंगू फीवर जो है प्रोग्रेस कर जाए डेंगू हेमरेजिक में या डेंगू शॉक सिंड्रोम में, ये किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, कोई नहीं बता पाएगा, उसके जेनेटिक मेकअप या जो है बॉडी इम्यून सिस्टम इसके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये जो मैंने नाम बताया, ये जो ग्रुप्स बताएं, इतने सारे कैटेगरी, ये जो है हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो अब हमको कैसे इनमें जो है सेव करना है और इसमें जो है कैसे सतर्क रहना है, तो देखिए सबसे ध्यान देने वाली बात कि ये हर लोगों के लिए है कि अगर आपको बुखार होता है तो बुखार जब आपका ख़त्म होना शुरू हो जाए उसके बाद भी 2 दिन आप काफ़ी केयरफुल रहिए। जिस दिन से बुखार ख़त्म हो गया उसके बाद भी 2 दिन आप केयरफुल रहिए। क्यों? क्योंकि यही जो उसके बाद का जो 2 दिन होता है, जब आपका बुखार ख़त्म हो गया, आप सोचते हैं कि मेरा डेंगू जो है ख़त्म हो गया, उस टाइम जो है अब आपका जो है इलनेस जो है प्रोग्रेस कर रहा है और वो जो है डेंगू हेमरेजिक फीवर की तरफ जा रहा है, डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ जा रहा है। तो वहां पे आपको सतर्क रहना। अब उसमें भी आपको जो है वार्निंग साइंस, आपका बॉडी जो है वार्निंग साइंस देता है कि आपका बॉडी डेंगू फीवर तक ही सीमित रह गया कि आगे बढ़ गया, वो आपको एक वार्निंग साइन मिले। तो वार्निंग साइंस में होते हैं कि अगर आपका किसी भी जो है नेचुरल ओपनिंग से अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, नाकों से अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए या गम से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, या एक तरह से बोले तो जो स्किन पे एक्सटेंसिव जो है स्किन जो है हेमरेजिक स्पॉट्स मिलने लगे आपको, और आप देख रहे हैं कि आपका काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है, सारा दिन आप जो है 3 बार से 5 बार से ज़्यादा अगर वोमिटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शरीर कमज़ोर हो गया है, मेंटल जो ओरिएंटेशन है थोड़ा डिसओरिएंटेड लग रहे हैं, सर में जो है काफ़ी चक्कर आ रहा है, आपको उठते ही आप लग रहा है कि अब जो है गिर जाएंगे या चक्कर आ रहा है, और ये सब जो साइन है, तो ये सब साइन हम, या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया, तो ये सब साइन हम बोलते हैं कि ये वार्निंग साइन है। और भी वार्निंग साइन है, मैंने यहाँ दिया है, आप देखेंगे। तो ये सब अगर शुरू होता है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यही आपका आइडियल टाइम है कि आप हॉस्पिटल में अपने आप को दाखिला करवा लें, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं और आप भर्ती हो जाएं, क्योंकि इस टाइम अगर इंटरवेंशन हो गया, मेडिकल इंटरवेंशन हो गया, तो आपकी जान बच जाएगी। तो ये सब जो सिम्टम्स होते हैं, एक तरह से बोले कि पर्सन जो है प्रोग्रेस कर गया है डेंगू हेमरेजिक फीवर में। अगर हम बोलना है कि डेंगू हेमरेजिक फीवर कब प्रोग्रेस किया है, तो समझिए कि डेंगू फीवर हुआ था, बुखार थोड़ा कम हुआ और फिर से उसको बुखार आना शुरू हुआ, और ये सब जो मैंने बताया कि जो ब्लीडिंग शुरू हो गया, या एक तरह से बोले कि उसका जो वोमिटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गया, पेट दर्द, तो ये सब डेंगू हेमरेजिक फीवर में आया। इसमें मेनली होता क्या है, जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, मेनली जो है इसमें बोलते हैं कि कैपिलरी जो होता है, जो हमारे खून की जो नसें होती हैं, इनर वॉल, उसका जो है उससे पानी लीक करने लगता है, उससे प्लाज्मा जो है लीक करता है। तो अगर प्लाज्मा लीक करेगा तो हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, और जब खून गाढ़ा होगा तो हम टेस्ट कराते हैं हिमेटोक्रिट या पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, और वो देखते हैं कि बढ़ा हुआ आ रहा है। और अगर हम थ्रोम्बोसाइट्स है या बोले कि हम प्लेटलेट्स चेक करें तो वो देखते हैं कि 1 लाख से कम आ रहा है, और देखते हैं कि छोटा मोटा माइनर उसको ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस भी है। तो ये सब अगर क्राइटेरिया मैच कर गया तो फिर हम बोलते हैं कि ये डेंगू हेमरेजिक फीवर है। अब मैक्सिमम पेशेंट्स को डेंगू हेमरेजिक जो फीवर हुआ है, इस टाइम जो है कैपिलरी से जो पानी जो है या प्लाज्मा लीक किया है, उसको हम रिप्लेस करते हैं, फ्लूइड देते हैं, क्रिस्टलॉइड्स देते हैं, NSRL ये सब जो चलाएंगे, या कोलवाइड्स भी देते हैं ज़रूरत पड़ने पे, तो बहुत हद तक मेंटेन हो जाता है, पेशेंट जो है सेफ जोन में आ जाता है। बहुत बार ये कंडीशन अगर जो है एक तरह से बोले कि उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, पेशेंट अगर भर्ती नहीं हुआ, या पेशेंट का जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या जेनेटिक्स ऐसा है, तो फिर ये बहुत कुछ पेशेंट में ही होता है कि प्रोग्रेस कर जाता है ये डेंगू शॉक सिंड्रोम में। और इसमें क्या होता है कि एक्सटेंसिव ब्लीडिंग होता है बहुत ज़्यादा, कैपिलरी जो है जो बोल रहे हैं कि लीकेज जो है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खून गाढ़ा हो जाएगा,
और इवन जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के चलते जो है हमारा पैक्ड सेल भी कम जाएगा, खून तो गाढ़ा हो जाएगा लेकिन खून भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो इंटरनल ब्लीडिंग होगा, पेट में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, बीपी जो है साथ में शॉक का फीचर्स मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं इसको डेंगू शॉक सिंड्रोम। सॉक्स वाला फीचर में क्या क्या होगा, तो सॉक्स में है आपका बीपी जो है काफ़ी कम या न के बराबर है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में गैप बहुत कमता जा रहा है। अगर आपका बीपी कम तो पल्स रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, टैकीकार्डिया होगा। अब टैकीकार्डिया भी हो रहा है, आंख को अगर नीचे ऐसे करके देखेंगे पूरा सादा व्हाइट हो गया है, क्योंकि खून जो है इंटरनल ब्लीड हो गया है, उसको या तो लैट्रिन के रास्ते से हुआ है या तो पेट में या माथे में कहीं भी ब्लीड हो गया है। और देखें कि खून की कमी होगी तो फिर उसका हार्ट रेस्पिरेटरी रेट जो है, सांस जो लेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसको हम बोलेंगे टैकीपनिया बोलेंगे। तो पल्स काफ़ी वीक मिलेगा, टैकीकार्डिया होगा, पल्स रेट ज़्यादा होगा, टैकीपनिया होगा, पैलर होगा और पेशेंट जो है शॉक में रहेगा। उसको जो है एक तरह से बोले तो मतलब बेड रिडन हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो है इमरजेंसी कंडीशंस है और इसको हमको बहुत मेटिकुलसली मैनेज करना होगा, थ्रू द आईवी फ्लूइड्स मेंटेन करना होगा। इस टाइम अगर बहुत ब्लीडिंग हुआ है तो आपको ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन तो देना ही पड़ेगा, आईवी फ्लूइड्स तो देना ही पड़ेगा। आईवी फ्लूइड्स में भी आप क्या क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स दोनों देना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लाज्मा लीक कर गया है। तो जब तक कोलॉइड्स मतलब एल्बुमिन भी ये सब भी देना पड़ेगा, प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स भी लीक कर गया है, कोआगुलेशन फैक्टर भी लीक कर गया है, ब्लीडिंग बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो इसमें देना क्या क्या पड़ेगा, आईवी फ्लूइड्स, पेशेंट को ऑक्सीजन देना पड़ेगा और ब्लड अगर बहुत ज़्यादा इंटरनल लॉस हुआ है तो ब्लड का रिप्लेसमेंट पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स देना होगा। और साथ में अगर देखते हैं कि अगर हमारा प्लेटलेट काफ़ी कम गया है, अब इसमें भी एक फीचर्स है कि कितना कम पे हम बोलेंगे काफ़ी कम है। 40,000 से 1 लाख तक हम बोलते हैं कि माइल्ड जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, माइल्ड में आता है। अगर 20,000 से लेकर 40,000 में है तो मॉडरेट बोलते हैं, और 20,000 से अगर नीचे है तो हम बोलते हैं कि सीवियर, इसको प्लेटलेट की कमी है। तो यूजुअली बहुत लोग 30,000 या 40,000 पे प्लेटलेट जो है, या 40,000 से कम होने पे या 30,000 से, या कुछ लोग 20,000 पे चलाना शुरू करते हैं। तो प्लेटलेट का इतना इंपॉर्टेंस आप नहीं दें। अगर ब्लड लॉस हो गया है तो पहले ब्लड को लॉस को पूरा करना है। प्लेटलेट अगर देखा जाएगा, प्लेटलेट लॉस अगर हो भी रहा है, मान लीजिए 60,000 है, फिर देख रहे हैं कि उसके बाद 55,000 है, तो ठीक है, मॉनिटर कर सकते हैं। प्लेटलेट लॉस का रेट क्या है, मान लीजिए कि कल तक 1 लाख था, आज देख रहे हैं 40,000 है, तब तो आपको देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लॉस जो हुआ है बहुत रैपिड हुआ है। तो रैपिड अगर प्लेटलेट का लॉस हो रहा है, या अगर हम बोले कि 30,000 से कम है, तो इस कंडीशंस में जो है प्लेटलेट चलाया जाता है। ओवरऑल ये पेशेंट का कंडीशन, उस टाइम पेशेंट का सिचुएशन सब कुछ देख के ये किया जाता है। प्लेटलेट एक्चुअली करता क्या है कि प्लेटलेट जो है हमारे बॉडी में अगर कहीं भी हमेशा थोड़ा बहुत जो है वियर एंड टियर जो है तोड़फोड़ चलते रहता है। इंटरनल जो आर्टरीज है, वेन्स है, इसमें थोड़ा बहुत जो है वियर एंड टियर होते रहता है। तो जो भी थोड़ा बहुत कट होता है, कुछ होता है, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स जो है आ जाता है और उसको सील कर देता है, प्लग कर देता है। अब प्लेटलेट्स की अगर कमी हो जाएगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा, और अगर एक बार कहीं इंजरी हुआ इंटरनल या एक्सटर्नल, तो ब्लीडिंग जो है अनकंट्रोल्ड होता रह जाएगा और ब्लीडिंग बंद ही नहीं होगा। लेकिन अकेला प्लेटलेट का रोल नहीं है, प्लेटलेट के साथ साथ जो है आप देखेंगे कि बहुत सारा कोआगुलेशन फैक्टर्स भी इसमें मतलब हेल्प करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर किसी का परमिएबिलिटी जो कैपिलरी जो है काफ़ी लीक कर रहा है, परमिएबल हो गया है, तो उस केस में जो है बहुत सारे कोआगुलेशन फैक्टर्स जो प्लाज्मा में हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं, लीक कर जाते हैं, प्लेटलेट भी कम जाता है, और जब कोआगुलेशन फैक्टर भी कम गया, प्लेटलेट्स भी कम गया, क्योंकि प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो प्लेटलेट भी कम गया, कोआगुलेशन फैक्टर भी कम गया, तो ज़बरदस्त ब्लीडिंग होगा। इसीलिए जो है ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट तो देना ही पड़ेगा, अगर बहुत कम है तो साथ में हमको FFP बोलते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये भी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और ये क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्लेस करता है। एक हिसाब से हम ये भी बोल सकते हैं कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम में, कि डेंगू शॉक सिंड्रोम जो होता है उसमें पूरा का पूरा डेंगू हेमोरेजिक फीवर वाला तो रहेगा ही चीज़, पूरा लक्षण और जो फीचर्स, साइन, सिम्टम, सब कुछ, ब्लड पैरामीटर्स, साथ में जो है शॉक का फीचर्स आ जाएगा। शॉक मीन्स कि सर्कुलेटरी फेलियर हो गया है, बीपी जो है उसका मिल ही नहीं रहा है, या बीपी बहुत कम है,
पल्स बहुत वीक है, बहुत तेज सांस ले रहा है, टैकिपनिया हुआ है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, टैकिकार्डिया हो गया है, तो अगर शॉक वाला फीचर्स मिले, और शॉक का जब भी फीचर्स आपको मिलेगा, अगर जो है ब्लड का प्रेशर नहीं है तो ब्लड फ्लो जो है कंप्रोमाइज्ड है, और अगर ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज्ड होगा तो आपके वाइटल ऑर्गन्स जो है डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, किडनी, लीवर, ब्रेन, ये सब जो है आपका डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर ही नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है तो सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा। डेंगू शॉक सिंड्रोम को अगर मैनेज किया जाए हॉस्पिटल में अच्छे से तो बहुत हद तक मोर्टलिटी जो है कम जाता है, एक तरह से बोले तो 1 से 2% हो जाता है। अगर जिनका ट्रीटमेंट नहीं होता है उनमें तो 20% तक मोर्टलिटी चला जाए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।